अस्सलामुअलैकुम। इतवार के रोज़ हसन निसार के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूँ मारिया मेमन। नज़र डालेंगे हफ्ते भर की खास खबरों पे और तबसरा लेंगे हसन साहब का। हसन साहब, सबसे पहले जो आज की हेडलाइन से बात कर ली जाती, खोलियों का जिक्र एकदम से किया है। सदर ज़रदारी साहब ने पहले उसका हवाला दिया। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हौसला करें, खोलियों से डरा नहीं करते। पहले तो बताएं, इशारा क्या दिया ज़रदारी साहब ने? वो तो बेसिकली ये है कि भाई अगर हम लोग इसी तरह करते रहे तो वी लैंड अप इन जेल्स, मतलब ये। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का बयान बहुत दिलचस्प है कि खोलियों से डरा नहीं करते, इसी तरह है ना। बिल्कुल ये उनका। तो सही कह रहे हैं, वो खोलियों से डरा नहीं करते, जदा भाग जाया करते हैं खोली। वो तो डरना तो चाहिए वाकई जरदारी साहब को, जिन्होंने टिका के खोलियाँ फेस की हैं। ठीक है, वो तो सरूर पैलेस कंपनी है ना, वो तो ठीक कहते हैं भाई इनसे क्या डरा रहे हो हमें। फिर खोली की नौबत आई तो हम कहीं और निकल जाएंगे। लेकिन अब लोग कहते हैं कि मियाँ साहब बहुत मैच्योर हो गए हैं, अब वो पहले जैसे मियाँ साहब नहीं रहे, शायद उनमें जो है वो सामना करेंगे आगे। देखें, अगर तो मैच्योरिटी का मतलब ये है कि आपकी उम्र बढ़ गई है, आप 60 साल, अच्छा उसमें भी है अजीबोगरीब बात, कुछ सठिया गया है बंदा। अच्छा, मैं ख़ुद उस रेंज में जा चुका हूँ। मैच्योरिटी तो नज़र आ रही है हमारे, माशाल्लाह इस मुल्क के पॉलिटिशियंस कितने मैच्योर हैं। यानी जो ख़ुद एज अ पार्टी जो बैन किए गए हैं, वो अब एक और पार्टी को कह रहे हैं कि इसको बैन कर दिया जाए। मैच्योरिटी आई डोंट नो, हमारा कोई और इदारा या शुबा मैच्योर हुआ हो तो मुझे नहीं पता। पॉलिटिशियन हमारा मैच्योर नहीं हो सकता। अच्छा, साजिशों की बात बड़ी आजकल सुनने में आ रही है। बैरूनी साजिशों का जिक्र किया अल्ताफ़ हुसैन ने और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने। सदर ज़रदारी ने अंदरूनी साजिशों की बात की। क्या साजिशें वाकई हो रही हैं? नहीं, देखें, बात सुने, हम जैसे मुल्कों के लिए किसी को साजिश करने की ज़रूरत नहीं। अपने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने के लिए हम खुद ही बहुत काफ़ी हैं, और इसका जो कुछ भी करना है वो हम नहीं करना है, और हम खुद ही बहुत काफ़ी हैं। हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। मेरे और आपके होते हुए इस मुल्क को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। मेरे और आपसे मुराद ये है कि हमारे ओवरऑल जो रवैये हैं, गद्दारी का मामला देखें, जो कलकत्ता की सड़कों पे धक्के खाता रहा, भूखा प्यासा पाकिस्तान बनाने के लिए, उसकी तरह वही शेख मुजीबुर रहमान मजबूर कर दिया गया मुल्क तोड़ने पे। ठीक है, और ये एक अफराद की बात नहीं थी। वो उस इलेक्शन का फैसला बहुत वाज़ेह था कि दीज आर टू डिफरेंट कंट्रीज, एब्सोल्युटली डिफरेंट कंट्रीज। उनकी नुमाइंदगी यहाँ सिफर थी, इनकी नुमाइंदगी वहाँ सिफर थी। तो मुल्क इस तरह तो नहीं होते ना, एक मिक्स सा मैंडेट होता है। ठीक है, उनको 70%, 80% सीटें शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ मिल जाती हैं, भुट्टो साहब को 10-20 वहाँ मिल जाती हैं, कुछ और लोगों को मिल जाती नहीं। वो इलेक्शन के नतायज बजाते खुद इस बात का ऐलान थे कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। अच्छा, फिर ये कि तारीख़ हमारी जो है, मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई भी गद्दार है, लेकिन सदियों से खिलाफत राशिदा से ये सिलसिला शुरू हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में, तब से अब तक। मसला ये नहीं है कि गद्दार है कोई, अना, इक़्तिदार की हवस और इंतकाम, ये तीन चीज़ें जो पावर प्ले के खिलाड़ी हैं मुसलमानों के, वो इन तीन चीज़ों की के ऑब्सेशन का शिकार हैं। हवस इक़्तिदार, भूल जाते हैं फिर कि मुल्क का क्या बनेगा, अवाम क्या क्या बनेगा, अंधे हो जाते हैं बिल्कुल। या अना या इंतकाम, गद्दारी नहीं है। अगर आप इन डेप्थ स्टडी करो, हमें तो वो जो अल्ताफ साहब ने पिछले दिनों कहा है कि तारीख हमें के नाम पे झूठ पढ़ाया जाता है, आपको पता है मेरा तो बहुत पुराना थीसिस है। आप अगर गौर से संजीदा तारीख, ये बच्चों वाली कहानियां नहीं, तो आपको अंदाजा होगा कि मीर जाफर और मीर सादक, जिसे हम बहुत बड़ा गद्दार कहते हैं और समझते हैं, वो भी बेसिकली गद्दार नहीं थे, कहानी और थी। अंदर इंतकाम था, रकाबत थी। इब्राहिम लोदी के भाइयों ने बाबर को इनवाइट किया था, वो गद्दार नहीं थे। वैसे भी कहा जाता है एक कौम के हीरो दूसरी कौम के गद्दार हुआ करते हैं, तो रिलेटिव बात। वो एक और बात है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ इतदाल और म्याना रवि चूँकि वैसे ही हमारे मिजाजों में नहीं है, हम इंतहा पसंद हैं, हर मामले में इंतहा पसंद है। ठीक, तो इक़्तिदार तो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है। जो लोग इस खेल में आते हैं वो फिर अंधे हो जाते हैं, वो मुल्क से गद्दार, उन्हें होश ही नहीं रहता कि लस्ट फॉर पावर के चक्कर में हमारे अवाम का क्या बनेगा, इस मुल्क के साथ क्या हो सकता है। नहीं, वो फिर अपना इंतकाम, अंदाज़ा लगाएं ना। कल तक परवेज़ मुशर्रफ साहब कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर इस मुल्क में पाँव नहीं रख सकते,
ओवर माई डेड बॉडी, आज वो बाहर बैठे हैं और इनका ये है कि ओवर आर डेड बॉडीज, वो आएगा तो फिर यूं कर देंगे। यही तारीख है सारी आपकी। और जिस तरह के इल्जामात किए जा रहे हैं, पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, इश्यूज पे बात करें, एक दूसरे की किरदार कशी की जा रही है, पब्लिक में अपनी डर्टी लॉन्ड्री ढूंढ रहे हैं। वो इश्यूज पे बात करें ना, जो उनका इशू है वो तो उस पर बात कर रहे हैं। उनका इशू है इक़्तिदार की छीना झपटी, उनका इशू ये है। बाकी महंगाई तो उनको मुतासर नहीं कर रही, बिजली किस भाव है, आ रही है नहीं जा रही, उनके घरों में जनरेटर चल रहे हैं, वो तो अपने इश्यूज तो वो डिस्कस कर रहे हैं। ये तो अवाम के इश्यूज है ना, वो अवाम जाए बाढ़ में, उन्हें उनसे कोई दिलचस्पी नहीं। इसी पॉइंट पे हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। और ब्रेक पर जाने से पहले से हसन साहब आप कहते हैं अपनी इक़्तिदार की लड़ाई है, अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। डेंगू एक बहुत बड़ी हकीकत है पंजाब की, हर रोज़ इतने केसेस आ रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं। किसी और मुल्क में ऐसा हुआ होता तो वैक्सीन बन चुकी होती 3-4 साल में अभी तक, और अभी तक हम उसको तदारुक ही नहीं कर पा रहे। ये देखें, बात सुनिए, मियाँ शहबाज शरीफ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि क्या मच्छर हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, ये नहीं पता उनको कि वाकई मच्छर हुक्मरानों से ज़्यादा ताकतवर होता है। बड़ा मशहूर किस्सा है, किसी बुज़ुर्ग के पास गया कोई बादशाह, खलीफा कोई एबासाइड में था, कोई मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त। उसने कहा कि जी मुझे खिदमत का मौका दें, मैं क्या पेश करूँ आपको, दरहम दीनार वट एवर। उसने कहा जाओ यार बादशाह, अपना रास्ता ना, आप तेरे पास है ही कुछ नहीं, तूने क्या देना। उसने कहा कि मेरी तो सल्तनत बहुत वसी और अरीज़ है, तो आप बताओ। उसने कहा कि मक्खियों और मच्छरों को कहो मुझे तंग ना किया करें। तो खलीफा ने कहा कि वो तो नहीं मेरी सुनते। उसने कहा ये तुम्हारी औकात है, तुम्हारी तो मच्छर नहीं सुनता, तुम कहाँ कि किस जोन में। बाकी रह गया डेंगू। इसमें एक बात मैं बताऊं, हमारे शायद व्यूअर्स को के वो काम की बात हो, बाकी तो ये बाकी जो इनसे कुछ और भी मैनेज नहीं हो रहा, तो मच्छर क्या मैनेज होना। मैंने कहा वो तो बहुत ही अनमैनेजेबल चीज़ है कि डेंगू इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है। ये चूँकि मैंने एक डॉक्टर से सुना और समझा है, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता दूसरी दफ़ा काट जाए तो बहुत फेटल है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात और कोशिश करनी चाहिए कि वो पहली बार की नौबत ही ना आए, ताकि दूसरी दफ़ा का जो फैसला कौन वार है उसका। एक बात और मैं अर्ज़ कर दूँ, हम कदम कदम पे हुकूमत की तरफ देखते हैं, हमारे रवैये ठीक नहीं हैं। 2, 4, 5, 7 करोड़ रुपए का घर होगा, आगे से सड़क टूट जाएगी तो इतना तकल्लुफ़ नहीं को करेगा, इतनी जहमत नहीं करेगा कि थोड़ा सा को बजरी मंगा के उसमें को मिक्स करके तो उस छोटे से खड्डे को जो फैलता जाएगा। इसी तरह हुकूमतों की तरफ देखने के साथ साथ को अपने भी गिरवानों में झांक लिया करें, एहतियात कर लें तो डेंगू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चों के बारे में वो जो कुछ लगाते हैं ऊपर, स्किन के ऊपर को लगाते हैं कोई मटेरियल, और वो स्प्रे वगैरह करा लें, पानी ना खड़ा होने दें, तो थोड़ी सी एहतियात कर लें तो खैर। अच्छा हसन साहब, आपका बड़ा इस बारे में आपने बहुत पढ़ा है, आप एक अपना नुक्ता नज़र रखते हैं। अगर हम तारीख़ में देख लें कि कभी तारीख़ में भी मुसलमानों की जो सूरत हाल रही है, लगता है कि ज़्यादातर इन्वेंशन, ज़्यादातर रिसर्च वेस्ट से आई है, कुछ हम लोगों ने भी जनरेट किया है। ज़्यादातर नहीं, ये तकरीबन 100% ही है। ये जो कहते हैं ना, असल बात ये जो एक ज़माने में थोड़ा सा एक फेज़ आया जहाँ कोई आली दिमाग लोग आए, उनमें से भी लोगों की किताबें जला दी गई, इनको जिला वतन किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको जेलों में डाला गया। आज हम उनको ऑन करते हैं, उस वक्त उनको मुल्हिद और काफिर इस तरह के सर्टिफिकेट उनको मिले थे, जो 4 बंदे हमने ढंग के पैदा किए। मॉडर्न एज में एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जिस अहद में हम जिंदा हैं, ये तकरीबन पिछले 200-250 साल का की वारदात है। मसलन आप देखें, बर्रे सगीर में बिजली आई 1902 में। आज जब लोग बिजली के लिए बिलबिलाते हैं, चीखें मारते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि भाई तुम दादा परदादा से इस्तेमाल कर रहे हो। बर्रे सगीर में इंट्रोड्यूस हुई है बिजली 1902 में, दुनिया में ही मेरा ख्याल 100-125 साल पहले आई होगी। जिस अहद में हम जिंदा हैं, इस अहद की कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है, कोई एक इन्वेंशन, डिस्कवरी ऐसी नहीं है जिसका क्रेडिट हम ले सकें। ठीक है, उसकी एक वजह है, गुलाम सिर्फ तकलीद करता है, तख्लीक नहीं करता। हम सदियों से तय दर तय मुख्तलिफ किस्म की गुलामियों का चूँकि शिकार हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे पास इत्तफाक से फिगर्स हैं, 1641 में ताजमहल बना,
1636 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा चुकी थी। ठीक है, पैराशूट 1470, प्रिंटिंग प्रेस 1439, ठीक है, रॉकेट 1232, अजीबो गरीब तरह के, पहला टेलीफोन 1880, पहली गाड़ी 1897, पहला जहाज 1910, किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं। पहला रेलवे स्टेशन 1854 में। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हमारी जो बनाई वो गोरों ने बनाई। मेडिकल कॉलेज बरे सगीर में दिया, गोरे ने दिया। रेलवे दिया, गोरे ने दिया। ये सारा, उनको गालियाँ तो बहुत देते हैं, लेकिन आपके अदालती निज़ाम से लेके आपका ये जो शहरी निज़ाम है, इसे क्या कहते हैं आप? लोकल बॉडी सिस्टम, लोकल बॉडीज़ या क्या उसको कहते थे पहले, म्यूनसिपैलिटी, ये सारा जो सिस्टम है, ये सारे का सारा किसका दिया हुआ है? गोरे का। लेकिन जब मुसलमान इक़्तिदार में थे, एक्सपेंशनिज्म कर रहे थे, जो गुलाम नहीं थे, जैसे हम अगर ये कहें, उस वक्त वो क्या कर रहे थे? कुछ तो किया हो, कोई इन्वेंशन, मैंने कहा है ना कि थोड़ी देर के लिए इन्होंने फ्लर्ट किया है इल्म के साथ। इल्म का मंबा जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं जाहिर है मैं जो बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, अपनी तरफ से घड़ के तो मैं आपको नहीं कुछ बता रहा। इल्म आया था यूरोप से, ठीक है, यूनान अरब का हिस्सा तो नहीं है ना। इल्म का सरचश्मा या मंबा आप कह लो, वो था यूनान। ये जो सुकरात, बुकरात, अफलातून, ये वो सारे लोग, अरब्स ने इनके साथ फ्लर्ट किया। अच्छा, उसके बाद उनको हाउंड करना शुरू कर दिया गया। उन इस तरह अक्ल को, तख्लीक को, तहकीक को, तामीर को इस बुरी तरह कुचला गया और डिस्करेज किया गया। जैसे मैंने अर्ज़ किया है, आप किताबें निकाल के देख लें, किसी को कहा मुल्हिद है, किसी को कहा काफिर है, किसी की किताबें जला दी गई, किसी को जिला वतन कर दिया गया, किसी को कोड़े मारे गए, किसी को जेल में डाला गया। तो इट वॉज क्रश्ड। वो जो फेस था उसमें डेफिनेटली मुसलमानों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न एज की। किसी एक चीज़ का आप नाम ले लें, कोई एक चीज़, नेट पे बैठ जाओ, जाके पता कर लो कहाँ से आई है। वॉशिंग मशीन किसने बनाई? फ्लश, ये पी ट्रैप, कितनी मामूली सी बातें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, भाप का इंजन जब आया है तो उसका बैकग्राउंड क्या है? किसी बंदे ने देगची में पानी उबलते देखा तो वो थरथरा रहा था ढकना उसका। उसने कहा ये कैसे कांप रहा है? उसके ऊपर उसने पत्थर रख दिया, भाप ज़्यादा, स्टीम इकट्ठी हुई, उसने उल्टा दिया। यहाँ से ये सोच शुरू हुई कि यार स्टीम तो बहुत बड़ी ताकत है अगर इसे बनी नौ इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये हम लोगों ने भी देखा होगा, हमारे बुजुर्गों ने भी देखी होगी स्टीम, उनको ख्याल क्यों नहीं आया? ये सिर्फ न्यूटन को ही ये ख्याल क्यों आया कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ये किसी नूरदीन को क्यों नहीं आया? उसकी फिर वजह वही है, जिनके दिमाग जकड़े गए हों, मुंजमद हो गए हों, इंडिपेंडेंटली सोच ना सकते हों, कदम कदम पे खौफ हो, यहाँ से कुफ्र का फतवा आएगा, यहाँ से गद्दारी की तोहमत आएगी, ये फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, वो उसने खाक सोचना है। और जिसको आपने रोटी के तवाफ पे डाल दिया है, वो 2 वक्त की रोटी के चक्कर से बाहर नहीं आया, उसने क्या सोचना बेचारा। हसन साहब, यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो अखबारों में जो दीगर खबरें छपी हैं उसके ऊपर आपका तबसरा लेंगे। आप कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। और हसन साहब, कल जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें जाते जाते जो आपने सदर ज़दारी के हवाले से एक बयान दिया था, उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त को आपने अप्रिशिएट किया था, उस पर लोगों की बड़ी जो है तनकीद आई। उन्होंने कहा ये क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, उन्होंने उनको ये भी कि मैं उनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, तो वो लोगों ने बुरा। अच्छा, पता है क्या है, लोग भी सच्चे हैं बेचारे। हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हिस्से मज़ा जो है ना, लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर का ही सत्यानाश हो गया है। मैंने तो एक बात वो लाइट वे में एक बात की थी कि उनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, अगर मैं सदर बन जाऊं तो रिकॉर्ड, जिन चीज़ों के लिए वो मशहूर है उन्हीं के रिकॉर्ड तोड़ूंगा ना। और दूसरी बात ये है कि कोई बंदा आपको पसंद हो ना पसंद हो, उसको देखना जेन्युइन तरीके से चाहिए। क़ुव्वत बर्दाश्त वाकई उनमें बहुत है। आप यकीन करो कि हमारे जितने साथी हैं, मुझे अगर पता लगे ये सारे मुझे नापसंद करते हैं, मैं तो खुदकुशी का सोचने लगूंगा। अगर बंदे को पता हो कि इतने लोग मेरे बारे में ये राय रखते हैं, मेरे जैसा बंदा तो घुल घुल के वैसे ही लगा जाए।
तो उनमें तो बर्दाश्त तो है। अच्छा, बात हम करें सदर ज़रदारी की, उन्हीं के हवाले से जो उनको मियाँ साहब ने चैलेंज दिया था शहबाज शरीफ ने, सदर ज़रदारी पानी में उतर गए और पानी भी बेनज़ीर आबाद का। अच्छा बात सुने, एक तो ये है कि मुझे बड़ी घिन आती है इस बात से कि आप टेम्परिंग करते हैं, आप शहरों के नाम बदलते हैं। आप जैसे पेप्सी कॉलेज, इनके कुछ लोगों के वो हथे चढ़ गया, इन्होंने उसके हॉल्स के नाम चेंज कर दिए। ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने वाली है। असल नाम उस शहर का है नवाब शाह, मैं तो आज भी नवाब शाही कहूँगा। बेनज़ीराबाद भाई इतना आपको अपनी लीडर का है तो कोई नया शहर खूबसूरत सा कोई यूनिवर्सिटी बना दें, यूनिवर्सिटी बना, नहीं नया शहर बना दें अगर आपने शहर गई। एक बात, दूसरा ये है सारे टोपी ड्रामे। हमारे जितने हुक्मरान हैं ये बुनियादी तौर पे नौटंकी के एक्टर हैं। ये घटिया अदाकारी, आप दीदा हो गए, पानी में घुस गए। भाई चुल्लू भर पानी डूब मरो, इतना ज़्यादा पानी तुमने क्या करना है? बंदे में अगर वाकई कोई एहसास हो तो चुल्लू भर बहुत है। सो ये वो गटर में खड़ा है, कोई नीचे उतर गया है, कोई मतलब बेवा को सिलाई मशीनें तकसीम कर रहा है, कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर रहा है, कोई आप दीदा हो गया है, लोगों में घुल मिल गए। ये बहुत घटिया किस्म के, थर्ड रेट किस्म के ये टोपी ड्रामे हैं। संजीदा लोग, संजीदा जो लीडर्स हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, लेकिन ये सारा गिमिक्स हैं। अच्छा, एक और जो खबर है जो बहुत अलार्मिंग सी, शहबाज तासीर का अगवा 16 दिन हो गए हैं, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल टारगेट, पता था कि जान खतरे में, फिर भी कुछ नहीं किया। मारिया, जिस मुल्क में सिटिंग जनरल तारिक मजीद, उनके जो सन इन लॉ थे, उनका आज तक पता नहीं चला। इस मुल्क में मैं और आप और ये हमारे सब साथी, इस मुल्क में जो भी जिंदा है वो चलता फिरता मौजज़ा है। यहाँ किसी स्टेट का, किसी एजेंसी का, किसी का कोई कमाल नहीं है। जो जिंदा है वो मौजज़ा है। उस पे हैरत होनी चाहिए कि हैं आज फिर हम घर पहुंच गए, हम में से ना कोई कत्ल हुआ है ना अगवा हुआ है। सुभान अल्लाह, हैरत इस पे होनी चाहिए। अगर कोई कत्ल हो गया है, कोई अगवा हो गया है, किसी ने खुदकुशी कर ली है, कोई भूखा मर गया है, इस पे तो हैरत मेरी तो खत्म हो चुकी है। अच्छा, जाते जाते एक दिलचस्प खबर है सऊदी अरब के हवाले से कि वहाँ खवातीन की जानिब से, अभी जाने की उम्र नहीं है नहीं, प्रोग्राम खत्म करते करते सऊदी अरब में खवातीन की जानिब से खावंदों पर तशद्दुद की शरह में इजाफा हुआ है। खवातीन शौहरों को पीट रही हैं। बिल्कुल, आप किस चक्कर में खुश हो रही हैं? मैंने, मुझे खुशी नहीं, मुझे ये कि अगर उनको ड्राइविंग की इजाजत दी होती तो आज ये हजरात उनके हाथों आउटलेट है। ड्राइविंग बहुत बड़ा कैथारसिस है, ये आउटलेट है, अनवाइंड करता है बंदा। ये ठीक है, रिलैक्सेंट है, लेकिन आई डोंट नो इस खबर का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आई है। मेरा नहीं ख्याल कि बद्दू ये इस तरह का नॉनसेंस टॉलरेट करेगा। ट्राइबल आदमी इस तरह की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करता कि औरतें वहाँ मार पीट रही हों। पता नहीं कौन है जो मार खा रहे होंगे, पर आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कल्चर यहाँ नहीं आ सकता। बिल्कुल, हम यहाँ पे खुश भी नहीं हो सकते। यहाँ तो बड़ा है तशद्दुद का जो रुझान है खवातीन पर। इसी पॉइंट पे हम लेंगे आपसे इजाज़त। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। लिखना ना भूलिएगा MM@geo.tv पर। अपना ख्याल रखें।